बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने आहार आयोजन क्या होता है इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में पोषण यानी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था में पोषण क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम जानेंगे। शिशु अवस्था में पोषण को जानने से पहले प्राणी की विभिन्न अवस्थाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी भ्रूण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के अनेक चरणों से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक चरण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता प्राणी के शारीरिक विकास तथा उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्राणी के जीवन काल में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो सर्वाधिक शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। ये अवस्थाएं हैं जन्म के पूर्व की अवस्था, शिशु अवस्था तथा प्रारंभिक किशोरावस्था। बालक के जन्म लेने के पश्चात ही शिशु अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जब बालक बाह्य जगत में प्रवेश करता है तब उस समय बालक बिल्कुल निष्क्रिय तथा बलहीन होता है। उसे जहाँ पर लेटा दिया जाता है वहीं लेटा रहता है। धीरे धीरे उसमें शक्ति आनी शुरू हो जाती है तथा मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा हिलना डुलना शुरू कर देता है तथा करवट लेने लगता है। बच्चे में यह विकास बड़ी तेज़ी से होता है। 3 माह की अवस्था में उसकी मांसपेशियाँ अधिक क्रियाशील हो जाती हैं। यदि उसे पेट के बल लेटा दिया जाता है तो यह अपना सिर जमीन से ऊपर उठाकर इधर उधर देखना शुरू कर देता है। शिशु में अस्थियों का विकास भी बड़ी तीव्र गति से होता है। जन्म के समय शिशु की अधिकांश अस्थियाँ नरम तथा लचीली होती हैं तथा शरीर के कुछ भागों में अस्थियाँ होती ही नहीं हैं, जिनका विकास बाद में होता है। मस्तिष्क का विकास भी इस अवस्था में काफ़ी तेज गति से होता है तथा 3 साल की अवस्था पर मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। इसी प्रकार शिशु के शरीर के अन्य अंगों का विकास भी शिशु के जीवन की पहली साल में तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक भार जन्म के समय 7 पाउंड होता है। 6 माह की अवस्था में 14 पाउंड हो जाता है, यानी जन्म के भार का दुगना। 1 साल की अवस्था में 21 पाउंड होता है, यानी जन्म के भार का तिगुना हो जाता है। शारीरिक लंबाई शैशवावस्था में कितनी होती है, यानी जन्म के समय 20 इंच, 6 माह की अवस्था में होती है 26 इंच, 1 साल की अवस्था में 30 इंच, जन्म की लंबाई की 1.5 गुनी हो जाती है। 4 साल की उम्र में 40 इंच, जन्म की लंबाई की 2 गुनी हो जाती है। अब हमारा अगला पॉइंट है शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है इस बारे में हम जानेंगे। शिशु का आहार सभी प्रकार से पूर्णतः पौष्टिक होना चाहिए। पोषण वैज्ञानिक लेबर्टन का भी यही मत है। उनके अनुसार बालक को अपने संपूर्ण जीवन में शैशवावस्था को छोड़कर फिर कभी भी उसके शरीर के भार, आकार व नाप की दृष्टि से इतने पौष्टिक आहार की आवश्यकता नहीं होगी, विशेषतः खनिज लवणों तथा विटामिनों की। हमारा पहला टॉपिक आता है ऊर्जा। शैशवावस्था में ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है इस बारे में हम जानेंगे। शिशु के प्रथम 6 माह में शरीर के विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि उसकी पूर्ति करने के लिए शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के बराबर होती है। 6 माह के पश्चात शिशु की कैलोरी की आवश्यकता क्रमशः घटती जाती है। प्रारंभिक दिनों में शिशु को प्रायः 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार से प्रतिदिन के हिसाब से कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है।
तथा वर्ष के अंतिम 6 महीनों में ऊर्जा की आवश्यकता घटकर 98 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन हो जाती है। शिशु को यह ऊर्जा माँ के दूध में उपस्थित प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रोटीन। शिशु को कितना प्रोटीन देना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होती है। शिशु का शारीरिक भार 6 माह की अवस्था पर जन्म के भार का दुगना तथा 1 साल की अवस्था पर जन्म के भार का तिगुना हो जाता है। शिशु के शारीरिक भार में यह वृद्धि सम्मिलित रूप से मांसपेशियों के बढ़ने, मस्तिष्क का विकास, हड्डियों की लंबाई व मोटाई में बढ़ने के कारण होती है। इन सभी को वृद्धि के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। शिशुओं को यह प्रोटीन दूध से प्राप्त होती है, इसलिए कहा जाता है माता के दूध को शिशु के लिए उत्तम आहार माना जाता है। जो शिशु गाय, भैंस या बकरी के दूध का सेवन करते हैं, उन शिशुओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन लैक्टो एल्ब्यूमिन के रूप में होती है। हमारा अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस तरह से प्राप्त होता है, इस बारे में हम जानेंगे। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा गाय के दूध से अधिक पाई जाती है, इसलिए जो शिशु माता का दूध नहीं पीते हैं तथा उन्हें गाय का दूध दिया जाता है तो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दी जाती है। सभी प्रकार के दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। शिशु कुल कैलोरी का 40% कार्बोहाइड्रेट से पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए अन्य कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज या सुक्रोज ऊपर से मिला दिया जाता है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज लैक्टोज की अपेक्षा जल्दी घुल जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वसा। वसा किस प्रकार शिशुओं को दी जाती है, इस बारे में हम जानेंगे। शिशु को वसा अपनी आवश्यकता अनुसार दूध से प्राप्त हो जाता है। माता के दूध में वसा की मात्रा गाय व बकरी के दूध में पाए जाने वाली वसा के बराबर होती है, लेकिन भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि माता के दूध में अधिक पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। शिशु को मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस व दूध लवण की अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस शिशुओं में अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करते हैं, जबकि लौह लवण रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं। लौह लवण को छोड़कर बाकी सभी खनिज लवणों की आवश्यकता की पूर्ति शिशु को माता के दूध से हो जाती है तथा लौह लवण की पूर्ति के लिए शिशु को आयरन ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है विटामिन ए। विटामिन ए, माँ के दूध में विटामिन ए की पूर्ण मात्रा पाई जाती है। अगला पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी किस तरह से बच्चे को दिया जाना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह माता एवं गाय के दूध में पाया जाता है, लेकिन शिशु को आवश्यक विटामिन डी की पूर्ति नहीं कर पाता है, इसलिए विटामिन डी को बाहरी रूप से देना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है विटामिन सी। शेषवावस्था में विटामिन सी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। 2 माह के शिशु को विटामिन सी की 15 से 25 मिलीग्राम दिन की आवश्यकता होती है, जो कि माता के दूध से पूरी हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट है जल की आवश्यकता। शिशुओं में जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। बहुत सी माताओं में यह गलत अवधारणा होती है कि शिशु को पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है तथा जितनी भी पानी की आवश्यकता होती है वह दूध से पूरी हो जाती है, क्योंकि दूध भी पानी की तरह ही होता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। शिशु को उसके शरीर भार के अनुपात में वयस्क की अपेक्षा जल की अधिक आवश्यकता होती है तथा इसकी आपूर्ति केवल दूध से नहीं हो पाती है, इसलिए अलग से जल देना पड़ता है। हमारा अगला पॉइंट है शिशुओं का शैशवावस्था के प्रारंभिक महीनों में आहार। शिशु का
शैशवावस्था के प्रारंभिक महीनों में आहार किस प्रकार दिया जाना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। शिशु अपने जीवन के प्रारंभिक 3-4 महीनों तक केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है तथा जो बच्चे माँ का दूध नहीं ले सकते हैं उन्हें बोतल का दूध या फार्मूला दूध दिया जाता है। इस प्रकार दूध के जीवन के प्रारंभिक महीनों में दिए जाने वाले आहार को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है स्तनपान, नंबर 2 बोतल का दूध। हम बात करेंगे स्तनपान। स्तनपान किस प्रकार से किया जाता है, इस बारे में हम जानेंगे। नंबर ए, स्तनपान का महत्व है, स्तनपान के लाभ, स्तनपान की तैयारियां तथा पर्याप्तता, स्तनपान की विधि, स्तनपान के मध्य अवकाश, स्तनपान में बाधाएं क्या क्या होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। स्तनपान का महत्व क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। माता का दूध शिशु के लिए सबसे उत्तम भोजन है जिस पर कि प्रत्येक शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है कि शिशु का जन्म लेने के तुरंत बाद ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। आगे हम बात करते हैं, माता का दूध ही सर्वोत्तम दूध है। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है। शैशवावस्था के प्रारंभिक महीनों में शिशु के पाचन अंग अत्यंत अपरिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं। वे केवल माता के दूध को छोड़कर कोई अन्य वस्तु सरलता से नहीं पचा पाते हैं, इसलिए स्तनपान ही बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार होता है। 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा, जो कि नई दिल्ली में अक्टूबर 1977 को संपन्न हुई थी, उनका प्रमुख नारा था ब्रेस्ट फीडिंग विद लव। हमारा अगला पॉइंट है स्तनपान से लाभ। स्तनपान से क्या लाभ होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1, माता का दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है, जिससे शिशुओं में किसी भी प्रकार की विषाक्तता का भय नहीं रहता है। नंबर 2, माता के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व सरलता से मिल जाते हैं। नंबर 3, माता का दूध शिशु को सही तापक्रम पर प्राप्त हो जाता है तथा दूध को गर्म नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, माँ का दूध शिशु आसानी से पचा लेता है। नंबर 5, स्तनपान कराने से माता को मानसिक तृप्ति मिलती है, शिशु भी संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रकार दोनों का भावनात्मक संबंध सुदृढ़ होता है। नंबर 6, माता के दूध में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन एवं एंटीबॉडीज विद्यमान होते हैं, जो कि शिशु को कुपोषण से बचाते हैं तथा गंभीर रोगों से शिशु की रक्षा करते हैं। नंबर 7 है स्तनपान शिशु की मृत्यु दर को कम करता है। हमारा अगला पॉइंट है स्तनपान की तैयारी तथा पर्याप्तता। स्तनपान की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। माता को स्तनपान कराने से पहले तथा बाद में अपने स्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। शिशु को जन्म के 8 से 10 घंटे बाद माता का दूध मिलता है। जब शिशु माता के स्तनों को चूसता है तो दुग्ध स्त्रावण ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं तथा अधिक मात्रा में दुग्ध का स्त्राव होता है। प्रारंभ में स्तन से जो दूध का स्त्राव होता है वह कुछ गाढ़ा तथा पीले रंग का होता है। उसमें प्रोटीन एवं एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला पॉइंट है स्तनपान की विधि। स्तनपान की विधि क्या होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। माता को सदैव बैठकर दूध पिलाना चाहिए तथा शिशु का सिर धड़ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। शिशु को हमेशा आराम की अवस्था में चिंता मुक्त होकर दूध पिलाना चाहिए, जिससे दूध का स्राव अधिक होता है। नंबर 2 है शिशु को प्रारंभ में थोड़ी देर ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा 5 मिनट के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार दूध पी सकता है, लेकिन बाद में समावधि बढ़ा देनी चाहिए। नंबर 3, स्तनपान कराने के पश्चात माता को शिशु की पीठ थपथपा कर डकार अवश्य दिलानी चाहिए, जिससे स्तनपान के दौरान शिशु जो हवा अपने अंदर ले लेता है वह निकल जाए। हमारा अगला पॉइंट है स्तनपान के मध्य अवकाश। स्तनपान के मध्य अवकाश को हम 2 प्रकार से बता सकते हैं, मांग स्तनपान या रोने पर स्तनपान। नंबर 2, समय अनुसार स्तनपान। अगला पॉइंट है स्तनपान में बाधाएं। स्तनपान में बाधाएं किस प्रकार से आती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। स्तनपान में बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1,
ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कि शिशु को स्तनपान से वंचित करना चाहिए। नंबर 1, यदि माता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो, जैसे क्षय रोग, उच्च ताप, हृदय रोगी आदि। नंबर 2, स्तन रोग होने पर, जैसे स्तन कैंसर, स्तन में मवाद पड़ जाना आदि। नंबर 3, यदि माता संक्रामक रोग से पीड़ित हो। नंबर 2 आता है ऐसी परिस्थितियां जिनमें स्तनपान कराते समय शिशु तथा माता को परेशानी होती है। नंबर 2 में हमारा पहला पॉइंट है माता का शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होना, दूध का कम स्राव होना, शिशु के कटे होंठ अथवा फटी तालू का होना आदि। हमारा अगला पॉइंट है पशु दूध। पशु दूध बच्चे को किस प्रकार देना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। ज़्यादातर माताएं अपने शिशु को भैंस या गाय का दूध पिलाना पसंद करती हैं, लेकिन बकरी, भेड़ आदि का दूध भी बच्चे को पिला दिया जा सकता है। माता के दूध के पश्चात गाय का दूध शिशु के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यद्यपि गाय का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन उसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि माता के दूध से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए शिशु को गाय का दूध पानी मिलाकर दिया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है पाउडर दूध। पाउडर दूध किस प्रकार देते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। इसे दुग्ध फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से शिशु गाय के दूध को नहीं पचा पाते हैं तथा गाय के दूध में विषाक्तता की भी संभावना अधिक होती है। इसलिए आजकल शिशु रोग विशेषज्ञ बाजार में मिलने वाले बंद डिब्बों में पाउडर दूध देने की सलाह देते हैं। अगला पॉइंट है दुग्ध फार्मूला बनाने की विधि। दूध तैयार करने से पहले दूध की बोतल, निप्पल, चम्मच, छलनी को उबालकर विसंक्रमित कर लें तथा निप्पल को गर्म पानी में अच्छी तरह रगड़कर साफ कर लें। एक बर्तन में पानी उबाल लें। शिशु को दी जाने वाली आवश्यक मात्रा में दूध पाउडर को बोतल में ले लें तथा डिब्बे पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसमें गुनगुना पानी मिला दें और फिर बोतल को निप्पल सहित ढक्कन लगाकर अच्छी तरह हिलाएं। दूध तैयार हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है दूध पिलाने का तरीका। दूध किस तरह से पिलाना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। दूध पिलाते समय शिशु को गोद में इस तरह लेटाना चाहिए जैसा कि स्तनपान की स्थिति में लेटाया जाता है। शिशु को गोद में लेकर उसका सिर वहों के सहारे थोड़ा ऊंचा रखा जाता है तथा दूसरे हाथ से बोतल पकड़कर शिशु के मुंह में दी जाती है। हमारा अगला पॉइंट है बोतल द्वारा दूध देते समय कुछ ध्यान देने बातें होनी चाहिए, काम में ध्यान देना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। दूध बनाने वाले बर्तनों तथा बोतलों और निप्पल को उबालकर अच्छी तरह प्रतिदिन साफ कर लेना चाहिए। बोतल को हमेशा खोलकर उबालना चाहिए। नंबर 2, बने हुए दूध का तापमान शिशु के शारीरिक तापमान के बराबर होना चाहिए। नंबर 3, बोतल को हमेशा सही ढंग से पकड़ना चाहिए। नंबर 4, दूध पिलाने के पश्चात बोतल तथा निप्पल को गर्म पानी में डाल देना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है स्तन त्याग। बच्चों को स्तन किस प्रकार छुड़ाना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है स्तनपान छुड़ाना। स्तनपान किस प्रकार छुड़ाएं, इस बारे में हम जानेंगे। माता का दूध शिशु के लिए 3 से 5 माह तक ही काफ़ी रहता है, इसलिए 4 माह के उपरांत ही शिशु को दूध के अतिरिक्त अन्य सहायक भोज्य पदार्थ भी देने शुरू कर देने चाहिए तथा माता का दूध छुड़ाने का कार्य 6 माह से ही शुरू कर देना चाहिए और 3-4 माह में पूर्ण रूप से स्तनपान छुड़ा देना चाहिए, अर्थात 10-11 माह की आयु तक शिशु को स्तनपान कराना छोड़ देना चाहिए। कुछ माताएं इससे पहले शिशु को स्तनपान छुड़ा देती हैं, जिससे शिशु के कमजोर तथा बीमारग्रस्त होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। शिशु का स्तनपान छुड़ाना माता के लिए आसान कार्य नहीं है, यह भी एक प्रकार की कला है जिसमें माता को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा अगला पॉइंट है पूरक भोज्य पदार्थ देते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, इस बारे में हम जानेंगे। आहार शिशु के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। एक बार में केवल एक ही नया पदार्थ सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब शिशु इस पदार्थ को आसानी से लेने लगे तब दूसरा पदार्थ शुरू कर देना चाहिए। नंबर 3 है नए आहार की मात्रा एक समय में बहुत थोड़ी होनी चाहिए, अर्थात 1 चम्मच या उससे कम। शिशु को अधिक भोजन देने की जिद नहीं करनी चाहिए। नंबर 4,
ठोस आहार देना शुरू करते समय उसे पतला करके देना चाहिए। नंबर 5, शिशु के भोजन में भी विविधता होनी चाहिए। नंबर 6, शिशु को खाते समय टोकना या चिल्लाना नहीं चाहिए, इससे बच्चा खाना छोड़ देता है। हमारा अगला पॉइंट है पूरक आहार देने की विधि। पूरक आहार हम शिशु को किस प्रकार देते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। शिशु को पूरक आहार फलों के रस से शुरू करना चाहिए। फलों का रस छना हुआ शिशु को उसके जन्म के 15वें दिन बाद से ही शुरू कर सकते हैं। फलों के रस को बोतल या कटोरी, चम्मच से दे सकते हैं। जब शिशु 3-4 महीने का हो जाए तब उसे सब्जी व फल देना चाहिए। सब्जी को पकाकर बिना मिर्च मसाले वाली देनी चाहिए। आम, पपीता, केला आदि को बिना पकाए कुचला जा सकता है। प्रारंभ में सब्जियों तथा फलों का एक छोटा चम्मच ही खिलाना चाहिए, लेकिन एक बार में केवल एक ही भोजन देना चाहिए। जब शिशु के दांत कुछ निकल आए तब फलों के बहुत टुकड़े छोटे छोटे काट कर भी दे सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।